नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था वीकली करंट अफेयर्स, और आज हम बात करेंगे 27 फरवरी से 5 मार्च के करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। दोस्तों, आज का मोटिवेशन: मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। क्या दोस्तों? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ? क्या क्वेश्चन है? यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ? तो दोस्तों, जो यूक्रेन के अंदर अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसके अंदर जो भारतीय छात्र फंस गए हैं, उनको लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन गंगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, बात करें, यह जो ऑपरेशन है वो 26 फरवरी से 2022 से शुरू हुआ है, और इस ऑपरेशन की पहली उड़ान 219 भारतीय छात्रों को रोमानिया से मुंबई लाया गया। पहली उड़ान कब हुई? 26 फरवरी 2022 से यह ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ, और इसके अंदर 219 भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको रोमानिया से मुंबई वापस लाया गया। और भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने जानकारी दी और बताया कि रोमानिया हंगरी के रास्ते से 1000 भारतीयों को बाहर निकाला जा चुका है। तो दोस्तों, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन गंगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, उसमें जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनको ऑपरेशन गंगा के माध्यम से वापस भारत में लाया जा रहा है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करें महत्वपूर्ण ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। इस ऑपरेशन का उद्देश्य जो 16 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था, और इसमें जो अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाया गया, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत। ऑपरेशन 8 में फरवरी 2022 में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन 8 शुरू किया गया। दोस्तों, ऑपरेशन संजीवनी की बात करें तो साल 2020 में भारतीय वायुसेना द्वारा आवश्यक दवाइयों को मालदीव तक पहुंचाया गया। किसके तहत? ऑपरेशन संजीवनी के तहत। ऑपरेशन निस्तार में दोस्तों जून 2018 में इसे शुरू किया गया, और चक्रवाती तूफान से यमन में फंसे 38 भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन निस्तार चलाया गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो दोस्तों, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला मीराबाई चानू। दोस्तों, 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। किसने? भारतीय महिला मीराबाई चानू ने। और इन्होंने 191 किलोग्राम में 86 + 105 किलोग्राम का भार उठाया। इस जीत के साथ ही मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2022 के, उसके लिए मीराबाई चानू ने क्वालिफाई कर दिया है। और मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुए थे, उसके अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 43वीं रैंक। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें, ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में कितने देश शामिल थे? कुल मिलाकर 55 देश इसमें शामिल थे। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी में दोस्तों किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बनाई गई कोई रचना, संगीत, साहित्य रचना, कला, खोज, डिजाइन आदि को उस व्यक्ति की
या संस्था की बौद्धिक संपदा कहा जाता है। बौद्धिक संपदा से क्या अभिप्राय? किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो बनाई गई जो रचना होती है, संगीत होता है, साहित्य रचना होती है, कला या खोज या डिजाइन आदि के अंदर उस व्यक्ति या संस्थान की बौद्धिक संपदा कहा गया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में एक्स ड्रामा ग्रेडियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो दोस्तों, भारत के साथ और किस देश के साथ में यह अभ्यास शुरू किया गया? जापान के साथ। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, किस स्थान पर होगा? बेलगाम, कर्नाटक। और ये संस्करण कौन सा है इसका? तीसरा संस्करण है। और जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत की तरफ से 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापान की तरफ से जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ने भाग लिया। तो इसका जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो कब तक चलेगा? 27 फरवरी से 10 मार्च तक। और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? बेलगांव, कर्नाटक में। और ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये इसका कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया? तो दोस्तों, इसके राष्ट्रपति कौन है? रूस के व्लादिमीर पुतिन। इसे किस संघ ने इसके अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया? तो अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किन्हें निलंबित किया है? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। दोस्तों, बात करें रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त जो भयंकर युद्ध चल रहा है, इसके अंदर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ आईजेएफ के मानद पद से हटा दिया गया है। किसे हटाया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। दोस्तों, ब्लैक बेल्ट धारक पुतिन 8वें डैन से सम्मानित होने वाले पहले रूसी बने थे और ये रूस के क्या है? राष्ट्रपति है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों, हाल ही में हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है और वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उड़ीसा राज्य के। किसके? उड़ीसा राज्य के। दोस्तों, बिस्वाल ने 1989 से 1990 और 1999 से 2000 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। किसने? बिस्वाल ने। और ये वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। वो उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। उनका संबंध किस पार्टी से था? कांग्रेस पार्टी से। और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। उड़ीसा तट पर टकराने वाले 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद राहत और पुनर्वास उपायों में उनकी विफलता के कारण बदल दिया गया था। तो दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री कौन? हेमानंद बिस्वाल, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल मैच की मेजबानी किस देश को मिली है? तो यूईएफए के चैंपियन लीग के फाइनल मैच की जो मेजबानी है वो किस देश को मिली है? फ्रांस देश को। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, ये जो यूनियन है, यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग का जो फाइनल मैच है वो पहले रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, लेकिन ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। इसका कारण क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन जो चैंपियन लीग का जो फाइनल मुकाबला है वो रूस की बजाय अब कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा। और यूईएफए चैंपियन लीग का जो फाइनल मुकाबला है वो कब होगा? 28 मई 2022 को। कहाँ पर होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो अपर भद्रा परियोजना है इसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है और यह किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, बात करें, इस कर्नाटक की पहली ऐसी परियोजना है जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है और यह परियोजना किससे जुड़ी हुई है? सिंचाई से जुड़ी हुई परियोजना है।
और अब ये कर्नाटक सरकार को इस योजना के केंद्र से 15,500 करोड़ रुपए का अनुदान है जो मिल सकेगा। दोस्तों, बात करें अपर भद्रा परियोजना की, तो ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, दावणगेरे और तुमकुरु के सूखाग्रस्त जिलों में 2,25,515 हेक्टेयर सिंचाई के उद्देश्य से शुरू की गई है। और ये किस नदी पर है? भद्रा नदी पर। और जो कर्नाटक राज्य में ये जो भद्रा नदी है वो एकमात्र बहने वाली नदी है और ये तुंगभद्रा नदी की क्या है? उपनदी है। किस नदी की उपनदी है? तुंगभद्रा नदी की उपनदी। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया? यह भी क्वेश्चन आया था। किस संघ ने? अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ ने इन्हें निलंबित कर दिया। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच में जो भी युद्ध चल रहा है उसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ के अध्यक्ष पद से इन्हें निलंबित कर दिया गया है। और ब्लैक बेल्ट के धारक पुतिन 8वें डैन से सम्मानित होने वाले पहले रूसी थे। दोस्तों, अगली बात करें अगले क्वेश्चन की, कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय हवाई अभ्यास किस देश में होना था जिसके लिए भारत ने मना कर दिया? दोस्तों, ये जो कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में होना था, लेकिन भारत ने इसे करने से मना कर दिया है। ये कहाँ पर होना था? यूके में। कहाँ पर? यूके में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन में जो उत्पन्न स्थिति है युद्ध की, उसे देखते हुए इस अभ्यास से हटने का फैसला लिया है। और यह अभ्यास ब्रिटेन के बार्डिंगटन में 6 से 27 मार्च 2022 के बीच में किया जाना था, जिसे भारत ने करने से मना कर दिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, जो मैक्सिकन ओपन 2022 है इसका खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, टेनिस में राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी है? स्पेन के, जिन्होंने ब्रिटिश के नंबर 1 कैमरन नोरी को हराकर मैक्सिकन ओपन 2022, जिसे अक्कापुल्को खिताब भी कहा जाता है, यह एकल खिताब जीतने वाले कौन बन गए? राफेल नडाल, जो किस देश के खिलाड़ी है? स्पेन के। और यह उनके करियर का कौन सा खिताब है? 91वां खिताब है। और यह सीजन का कौन सा खिताब है? तीसरा खिताब। राफेल नडाल ने दोस्तों 2005, 2013, 2020 और 2022 में मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। दोस्तों, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। आपसे थीम पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। किसने खोज की? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को इसकी खोज की थी। और इसी की याद में भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और उसे घोषित किया। और रमन इफेक्ट के लिए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको कि रमन इफेक्ट के लिए किसे 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सीवी रमन को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों, फरवरी के प्रमुख दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं फरवरी माह में कौन कौन से दिवस आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 24 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस, 27 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो ये फरवरी माह के प्रमुख जो दिवस है उनके हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से किस देश की बैंक को हटाने का फैसला किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे दोस्तों कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से किस देश की बैंक को हटाने का फैसला किया है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा रूस को। किस देश की बैंक को? रूस की बैंक को इसे हटाने का फैसला किया है। दोस्तों अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम यूके ने स्विफ्ट वैश्विक वित्तीय संदेश प्रणाली से कुछ चुनिंदा रूसी बैंकों को हटाने की घोषणा की है। और इसका कारण क्या है? रूस का यूक्रेन पर युद्ध करना और उस पर हमला करना। स्विफ्ट से कुछ चुनिंदा रूसी बैंकों को हटाने से वे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में अलग हो जाएंगे और ये रूस के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को ब्लॉक करेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस के बैंकों को इसे हटा दिया। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत में कितने केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है? तो कितने केंद्रीय मंत्री भेजे गए हैं? 4 केंद्रीय मंत्री है जिन्हें यूक्रेन के अंदर जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए इन 4 केंद्रीय मंत्रियों को भेजा गया है। कौन कौन से है उसमें? हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह। ये 4 जने हैं जिन्हें यूक्रेन में भारतीयों को फंसे हैं उनको लाने के लिए भेजा गया है। और किसको कहां पर भेजा? ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मोल्दोवा में, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी में, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया में और वीके सिंह को पोलैंड में भेजा है। भारतीयों को यूक्रेन से लाने के लिए पड़ोसी देशों से समन्वय की ये चारों बात करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहे। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलान 2022, इस पर स्टार लगा दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलान 2022 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम में। कहां पर? विशाखापट्टनम में। दोस्तों इस अभ्यास का जो आयोजन है वो 25 फरवरी से 4 मार्च तक किया गया और यह कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। किस अभ्यास का? मिलान अभ्यास का। इसका पहला जो चरण है वो 25 से 22 फरवरी के बीच होगा और दूसरा चरण होगा वो 1 से 4 मार्च के बीच में। जिन देशों को भागीदारी के लिए निमंत्रण दिया गया है मिलान अभ्यास में, तो उसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है? रूस, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राजील और यूएई। ये सारे देश इसके अंदर मिलान अभ्यास में क्या है? शामिल है और इनको क्या किया गया है? निमंत्रण दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है? राजस्थान राज्य सरकार ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें राजस्थान के अंदर ऊंटों की जो घटती हुई संख्या है उसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बजट 2022-23 में कैमल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की घोषणा की है और इसकी नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। और राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014 में ऊंट को स्टेट एनिमल घोषित किया था। क्या घोषित किया? राज्य पशु। किसे? ऊंट को। किसने घोषित किया? राजस्थान सरकार ने। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, जिन्होंने जो अभी बजट पारित हुआ था 2022 का उसके अंदर उन्होंने यह घोषणा की है। किसकी घोषणा की है? ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मास्को में आयोजित वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? क्या क्वेश्चन है?
मास्को में जो अभी आयोजित हुआ मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप, इसके अंदर किसने स्वर्ण पदक जीता है? सादिया तारिक ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें सादिया तारिक की, तो भारत की 22 से 28 फरवरी 2022 के बीच में मास्को रशिया में आयोजित मास्को वुशु स्पोर्ट्स चैंपियन में भारत की ये महिला कौन? सादिया तारिक। इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और श्रीनगर की रहने वाली सादिया तारिक जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? श्रीनगर से। और हाल ही में 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप जालंधर में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। किसने किया? सादिया तारिक ने। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति का टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? क्या क्वेश्चन है? भारत के अंदर जो ट्विटर की जो सार्वजनिक नीति है, इस टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? समीरन गुप्ता। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों समीरन गुप्ता की बात करें तो भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। और ट्विटर से जुड़ने से पहले समीरन जो गुप्ता है वो दक्षिण एशिया में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के लिए स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के प्रमुख थे। कौन? समीरन गुप्ता। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 हुआ इसका खिताब किस टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली केएफसी ने। किसने जीता? दबंग दिल्ली केएफसी ने। दोस्तों बात करें बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ कबड्डी लीग सीजन 8 का, और इसके फाइनल मुकाबले में दबंग दिल्ली केसी ने पटना पायलट्स को 36-37 बहुत करीबी पॉइंटों से हराकर इस जो सीजन 8 का जो प्रो कबड्डी लीग का खिताब है वो अपने नाम किया। और इस फाइनल मुकाबले में दोस्तों जो इनाम जो प्राइज दिए गए उसमें रेडर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया? पवन सहरावत को। और डिफेंडर ऑफ द सीजन का अवार्ड मोहम्मद रेजा चियाने को। और सीजन का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया? मोहित गोयत को। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो हाल ही में चर्चा में रहा वो कौन सा है? एंटोनोव 225 मरिया। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान एंटोनोव AN 225 या मरिया रूस यूक्रेन युद्ध में नष्ट हो गया। इसका दूसरा नाम क्या है? मरिया। और ये कौन सा युद्ध विमान है? एंटोनोव AN 225। दोस्तों ये जो एंटोनोव AN 225 है उसको 1980 के दशक के दौरान डिजाइन किया गया था। आप इंसेट में इसकी फोटो दे सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान। दोस्तों इसने 1988 में पहली उड़ान भरी थी और इसका जो उपयोग है वो आपदाओं के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जाता है। और ये 84 मीटर लंबा यानी करीब करीब 276 फीट लंबा और 850 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 528 मील प्रति घंटे की गति से 250 टन कार्गो का परिवहन कर सकता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान कौन सा? एंटोनोव AN 225। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स किस देश में होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 21वें साउथ ईस्ट एशियन गेम किस देश में होंगे? वियतनाम में। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई गेम साउथ ईस्ट एशियन गेम इसका आयोजन 12 से 23 मई के बीच वियतनाम में किया जाएगा। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल का आयोजन होगा और एक द्विवार्षिक आयोजन है। और इस कार्यक्रम में मूल रूप से नवंबर 2021 से होने वाला था और इसे कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। और इस बार इसका आयोजन 2022 में
12 से 23 मई के बीच वियतनाम में इसका आयोजन होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट की दोस्तों बात करें 31वें जो दक्षिण पूर्वी इस खेलों का जो आयोजन है, इस खेल के अंदर 526 आयोजनकर्ता यानी आयोजन के साथ 40 खेल होंगे, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी क्या लेंगे, भाग लेंगे। और 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों का जो मोटो है वो क्या है, एक मजबूत दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए। और 2023 में दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल है जो कंबोडिया के नोम पेन में आयोजित किए जाएंगे। इसका 2023 का जो 32वां जो दक्षिण पूर्वी एशिया खेल का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा, कंबोडिया के नोम पेन में आयोजित किया जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय संघ EU ने किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है, यूक्रेन ने। किस में शामिल करने की, यूरोपीय संघ के अंदर। दोस्तों जो यूरोपीय संसद है उसने यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपील को मान लिया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन, व्लादिमीर जेलेंस्की। इन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और उसे यूरोपीय संसद ने इसे स्वीकार कर लिया। और यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए यूरोपीय संसद ने एक विशेष प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करेंगे मार्च माह के प्रमुख दिवस की, यानी मार्च माह में आने वाले प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 24 मार्च को विश्व तपोदिक दिवस। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये सारे के सारे मार्च माह के प्रमुख दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किससे वापस ले लिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किससे वापस ले लिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन, जो कौन है, रूस के राष्ट्रपति। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसने यूक्रेन पर जो आक्रमण के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है जो क्या कर दिया, छीन लिया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल संघों और आयोजकों के से रूस और बेलारूस के एथलीटों और अधिकारियों को भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से बाहर करने का आग्रह किया है। तो इसका जो खामियाजा है वो रूस सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, इस वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर जो पुरस्कार है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने छीन लिया। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन कि वॉल्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए। तो दोस्तों वॉल्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, दीपक धर। दोस्तों प्रोफेसर दीपक धर एक क्या है, भौतिकी वैज्ञानिक है और वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में क्या है, प्रोफेसर है। और जो प्रोफेसर दीपक धर है इनको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे होमीफील्ड के साथ यह मेडल जीता। और वॉल्जमैन मेडल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी द्वारा 3 साल में एक बार दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, जो ये अवार्ड है वो 3 साल में कितनी बार मिलता है, एक बार। और किन के द्वारा मिलता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी द्वारा। और इस बार जो भारतीय इन्हें किसे दिया गया है, दीपक धर को यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा असम राज्य को। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों असम सरकार ने राज्य में AFSPA को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया और इसकी अधिसूचना कब लागू हुई, 28 फरवरी से। AFSPA नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था
और इसके बाद से लगातार 6 महीने के लिए इसकी अवधि में विस्तार किया गया। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं VAFSPA की, सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून। क्या फुल फॉर्म है इसकी? सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून। ये जो कानून है 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके अंदर सेना को जो अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से अधिकार है? किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के सेना के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना किसी वारंट के सशस्त्र बल द्वारा किसी के भी घर की तलाशी ली जा सकती है और इसके लिए जरूरी है कि बल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। दोस्तों इसकी थीम क्या है? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। यह जो दिवस है वो वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए मनाया गया और 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च के दिन विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और इसकी थीम क्या थी? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 200 से 350 मिलियन लोग या तो जंगल के भीतर या आसपास रहते हैं या फिर उनका जीवन जंगलों पर निर्भर है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये जो विश्व वन्य जीव दिवस है कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय 5 वर्षों के लिए कहां पर खोला गया? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पुणे में। सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के अवसर पर सरकार द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय को शुरू किया गया और इसकी शुरुआत है वो 5 सालों के लिए ये पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पर आधारित होगी और इस कार्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है मानसून के महत्व को उजागर करना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट फ्रैंक के वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाइट फ्रैंक के वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? भारत में। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों नाइट फ्रैंक के वेल्थ रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ व्यक्तियों की संख्या में 11% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है और इसके अंदर वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक अल्ट्रा हाई नेट वर्थ व्यक्तियों में है और दूसरे नंबर पर आपका कौन सा देश है? चीन, जो वर्तमान में भारत में कुल कितने अरबपति है? 145 अरबपति। तो इसमें तीसरे नंबर पर कौन सा देश है? भारत। और पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे नंबर पर कौन है? चीन। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां शुरू की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। कौन सी एम्बुलेंस? पहली मोबाइल एम्बुलेंस। किसके लिए? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए। दोस्तों ये जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा सड़क पर जो जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली चलती फिरती एम्बुलेंस लॉन्च की गई और ये कहां पर लॉन्च की गई है? चेन्नई के अंदर। और इस एम्बुलेंस की मदद से पूरे शहर को कवर कर सकते हैं और चेन्नई स्थित ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया चैरिटी को हर दिन जानवरों की देखभाल के लिए लगभग 500 अनुरोध प्राप्त होते थे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, उंगलिल ओरुवन वन अमोंग यू किसकी आत्मकथा है? स्टार लगा दे इस क्वेश्चन पर, एग्जाम में छपेगा। उंगलिल ओरुवन वन अमोंग यू किसकी आत्मकथा है? MK स्टालिन की। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन? MK स्टालिन। इनकी आत्मकथा उंगलिल ओरुवन यानी वन अमोंग यू, इसके पहले खंड का चेन्नई में कहाँ किया गया? इसका अनावरण किया गया और इसमें MK स्टालिन जो कहाँ के मुख्यमंत्री है? तमिलनाडु के। इनके शुरुआती जीवन के अनुभव
और उनसे जुड़े अन्य विवरण इस बुक के अंदर इनकी आत्मकथा में दिए गए हैं। और M.K. स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री है। और द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम DMK पार्टी के अध्यक्ष भी कौन है, आपके M.K. स्टालिन, जो वर्तमान में क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभावों का प्रचार करना। और आरोग्य वनम अब जनता के लिए खुला रहेगा। और इसका उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किसका उद्घाटन, आरोग्य वनम का। और यह एक आयुर्वेदिक उद्यान है जो 6.6 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियां और पौधे भी शामिल किए गए हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शेन वॉर्न का निधन हो गया, वह किस देश के महान क्रिकेटर थे। हाल ही में शेन वॉर्न का निधन हुआ है, वो किस देश के महान क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न, जिनका 52 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और उनका निधन थाईलैंड के को सुमोई में निधन हुआ है। और शेन वॉर्न की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर थे जिन्होंने 2007 में क्रिकेट से अलविदा कह दिया था और इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। शेन वॉर्न दोस्तों वनडे और टेस्ट को मिलाकर 1001 विकेट लिए और उन्होंने 145 टेस्ट और 194 वनडे मैचों में भाग लिया। और पहले नंबर के खिलाड़ी कौन है, मथैया मुरलीधर श्रीलंका के। और दूसरे नंबर पर कौन है, शेन वॉर्न, जो 1000 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी का निधन हुआ जिनका नाम क्या है, शेन वॉर्न, और किस टीम से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट दोस्तों चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है जिस पर रूस की सेना ने कब्जा करने के लिए हमला किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है, यूक्रेन में, जिस पर किसने कब्जा कर लिया, रूसी सेना ने, जो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। दोस्तों यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा, चर्नोबिल, जिसका निर्माण हुआ था 1984 से 1995 के बीच। और ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा पावर प्लांट। और इसकी जो बिजली की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 5700 मेगावाट। और ये यूक्रेन की जरूरत का कुल 1/3 बिजली का उत्पादन करता है। पूरे यूक्रेन की 1/3 बिजली का उत्पादन तो केवल और केवल कौन, चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ही करता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर हाल ही में रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो यूक्रेन में है इस पर अपना क्या कर दिया है, अधिकार। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया, 4 मार्च को। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इसकी थीम क्या है, नर्चरिंग यंग माइंड्स डेवलप अ सेफ्टी कल्चर। क्या है, न्यूचरिंग यंग माइंड्स डेवलप अ सेफ्टी कल्चर। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा मनाया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की वर्षगांठ में मनाया गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नेशनल सेफ्टी डे। नेक्स्ट दोस्तों यशराज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बनाए गए। दोस्तों यशराज फिल्म के नए सीईओ किसे बनाया गया, अक्षय बिदानी को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यशराज फिल्म्स ने अक्षय विद्यानी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। और यशराज फिल्म्स भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से
एक है और आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स के चेयरमैन और एमडी है। इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? आदित्य चोपड़ा। और यशराज फिल्म की जो स्थापना किसने की? यशराज चोपड़ा ने। कब की थी? 1970 में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैरत महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हैरत महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया गया। दोस्तों, हैरत या हरो शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि कहा जाता है, और महाशिवरात्रि के रूप में हैरत महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार कौन सा? हैरत महोत्सव। और यह त्योहार भगवान शिव और देवी उमा पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। कौन सा? हैरत महोत्सव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हमने बात की 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के पहले मार्च के करंट अफेयर्स की, पहले सप्ताह के करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।